हेलो एवरीवन, ये हमारा डिजीज ऑफ पल्प का लेक्चर नंबर 2। तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल इंजरीज के बारे में। तो बैक्टीरियल इंजरीज हम क्या पढ़ रहे थे? डिजीज ऑफ पल्प में हमने देखा था पीसीबी से, पी से था फिजिकल इंजरीज, सी से था केमिकल इंजरीज। वो हमारी खत्म हो चुकी है लास्ट लेक्चर में, और आज हम देखेंगे बैक्टीरियल इंजरीज। तो बैक्टीरियल इंजरीज क्या है? सबसे पहले डब्ल्यू डी मिलर एक साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने 1894 में सबसे पहले सजेस्ट किया था कि क्या हो सकता है कि जो बैक्टीरिया है वो पल्पल इन्फ्लेमेशन का मेन कॉज हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मिलर जो थे उन्होंने 1894 में ये प्रपोज किया था जो बैक्टीरिया वो पल्पल इन्फ्लेमेशन का मेन कॉज हो सकता है। अब बैक्टीरिया जो है वो पल्प तक पहुंचते कैसे हैं? बैक्टीरिया पाथवे टू पल्प। राइटिंग वगैरह आप देख लेना, मतलब थोड़ा मैनेज कर ही लोगे। अब तो आप जो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर मेन फोकस करो। राइटिंग जो है उसके हिसाब से अपने नोट्स बना लो, बस जो जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कैसे कैसे पहुंच सकते हैं? एक तो केरीज के थ्रू। ठीक है, दूसरा क्या होता है? एक्सीडेंटल एक्सपोजर। एक्सीडेंटल एक्सपोजर क्या हो गया? जैसे हम कैविटी प्रैप वगैरह कर रहे हैं तो उस टाइम पे एक्सपोज हो गया पल्प, या फिर ट्रॉमा वगैरह के केसेस में। ठीक है, डेवलपमेंटल ग्रोथ के थ्रू पहुंच सकते हैं। डेवलपमेंटल ग्रोव्स की हमने ओपी में आपने देखा होगा डेवलपमेंटल ग्रोव। और पैथोलॉजी में तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा ग्रूव्स प्रेजेंट होती हैं टीथ के अंदर। ठीक है, तो वो क्या होती है? वो एक तरह से डीप ग्रूव्स होती हैं, तो वहाँ से बैक्टीरिया को इजी एक्सेस मिल जाता है टू द पल्प। उसके अलावा पर्कुलेशन फ्रॉम फोल्टी रेस्टोरेशन, यानी कि मार्जिन अडेप्टेशन की बात कर ली हमने। अगर मार्जिन अडेप्टेशन नहीं है, अगर मान लो सील अच्छी नहीं बनी, ये हमारा टूथ है, ये हमारा प्रिपेयर्ड टूथ है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो रेस्टोरेशन है। ठीक है, तो इस साइड मान लो अच्छे से सील बनी हुई है। ठीक है, लेकिन इधर ही थोड़ा सा स्पेस है, तो यहाँ से क्या होगा? बैक्टीरिया लीक कर जाएगा टू द पल्प। ठीक है, तो ये क्या हो गया? परकोलेशन फ्रॉम फोल्टी रेस्टोरेशन। जिंजाइवल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। उसके अलावा ब्लड स्ट्रीम से, यानी कि एनाफोरेसिस। तो इन सब पाथवेज के थ्रू जो बैक्टीरिया है वो पल्प तक पहुंच सकता है और अब एक तरह से डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बैक्टीरियल इंजरीज। रोल ऑफ माइक्रोब्स। तो जो डिजीज है उसका मेन ट्रिगर क्या होते हैं? हमने देख लिया कि माइक्रोब्स होते हैं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू डी मिलर, और मेनली यही थ्योरी है, यही मतलब सच्चाई भी है कि जनरली जो भी पल्पल इंजरीज होती है वो मेनली बैक्टीरिया के थ्रू ही होती है इन द मोस्ट केसेस। ठीक है, अब ये क्या होता है? माइक्रोब्स जो है वही मेन जो है ट्रिगर फैक्टर है फॉर पल्पल इंजरीज। ठीक है, अब क्या होगा? ये या तो डायरेक्ट इन्फेक्शन कर सकते हैं, और या फिर कुछ ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स रिलीज करेंगे। ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स एक तरह से पल्प में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक स्टडी ग्रॉसमैन में दी हुई है। उसमें क्या किया था? हमने माइस लिए थे, माइस मतलब रैट लिए थे हमने, रैट्स। क्या किया था हमने? एक तो उनको रखा, आधे रैट्स को हमने रखा ग्नोटोबायोटिक, ग्नोटोबायोटिक यानी कि जर्म फ्री इन्वायरमेंट में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे माइक्रोब्स नहीं है प्रेजेंट। ठीक है, तो अब इनमें क्या हुआ? इनमें जो हमने पल्प देखा तो पल्प में क्या था? डेंटिनल ब्रिज फॉर्म हो रहा था। डेंटिनल ब्रिज आफ्टर पल्प एक्सपोजर। ठीक है, मान लो इनका पल्प एक्सपोज कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है? माइक्रो प्रेजेंट नहीं है, जर्म फ्री इन्वायरमेंट है, तो पल्प एक्सपोजर हो भी गया, उसके बावजूद वहाँ पे क्या हो रहा है? डेंटिनल ब्रिज फॉर्म हो रहा है, एक तरह सेकेंडरी डेंटिन फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंडरी डेंटिन फॉर्मेशन हो रहा है तो उससे पल्प एक तरह से पल्प क्या है? इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही पल्प, यानी कि पल्प बच जा रहा है। ठीक है, उसमें कोई नेक्रोसिस या एब्सेस या ग्रेनुलोमा नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन जब नॉर्मल रेट्स में हमने देखा जो कि ग्नोटोबायोटिक इन्वायरमेंट में नहीं थे, यानी कि वहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट थे, तो उनमें अगर हमने पल्प एक्सपोज किया तो क्या हुआ? इन इन्वायरमेंट से, आसपास के इन्वायरमेंट से जो जर्म्स आए या माइक्रोब्स आए वो जाकर के पल्प में घुसे और पल्प में इन्फ्लेमेशन करवा दिया। पल्प का आगे जाके नेक्रोसिस, नेक्रोसिस हो गया, एब्सेस हो गया, या फिर ग्रैनुलोमा वहाँ पे डेवलप हो गया। ठीक है, तो इससे हमें पता लग गया कि जो जर्म्स हैं या माइक्रोब्स हैं वही मेन जो है सबसे ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब कॉमन बैक्टीरिया कौन से प्रेजेंट होते हैं ये देख लेते हैं हम। कॉमन बैक्टीरिया में एक तो हो गया स्ट्रेप्टोकोकाई, दूसरा हो गया हमारा स्टेफाइलोकोकाई, फिर हमारे एनरोब्स आ गए कुछ कुछ, जैसे पोरफायरोमोनास, पी जिंजीवैलिस देता हूँ शॉर्ट में, पी जिंजीवैलिस। ठीक है, पी इंडोडोंटाइलिस, फ्यूजोबैक्टीरियम न्यूक्लिएटम। और फिर हमें बाद में पीसीआर जब हमने किया तो उससे हमें ये पता लगा कि ट्रेपोनेमा डेंटिकोला और टेनरेला फोर्साइथिया भी हमें मिलते हैं।
ठीक है, ये भी इन्वॉल्व होते हैं पल्पल इन्फ्लेमेशन में। ठीक है, अब मान लो अगर एक बार पल्प मैकेनिकली एक्सपोज हो गया, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से, ट्रॉमा की वजह से या iatrogenic कॉजेज़ की वजह से अगर पल्प मैकेनिकली एक्सपोज हो गया, ठीक है, तो अब मान लो बैक्टीरिया जो है वो प्रेज़ेंट है या एब्सेंस है, उस पे डिपेंड करता है कि उसका पल्प आगे फ़ीड क्या होने वाला है। अगर बैक्टीरियल प्रेज़ेंस हो गई मान लो पल्प के अंदर, तो क्या होगा, पल्प को हील कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर पल्प हमारा स्टेराइल रह गया, यानी कि बैक्टीरिया उसमें नहीं पहुँचे, तो फिर पल्प का प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। मतलब समझ ही गए होंगे आप कि अगर बैक्टीरिया नहीं पहुँचेंगे तो वहाँ पे हीलिंग अच्छी होगी, तो प्रोग्नोसिस भी अच्छा हो जाएगा, प्रोग्नोसिस बेटर हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार बैक्टीरिया इन्वेड कर गए, तो फिर उसमें इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ पल्प टू बैक्टीरियल इन्वेजन। यानी कि अगर हमारा पल्प में बैक्टीरिया जो है इन्वेड कर गए, तब क्या होता है? ठीक है, तो मतलब इसमें हम क्या देखेंगे मेनली कि बैक्टीरिया पल्प के साथ रिएक्ट कैसे करता है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले जब मान लो पल्प एक्सपोज हो गया, पल्प एक्सपोज, ठीक है, पल्प एक्सपोज हुआ, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा कोरोनल पल्प है उसको इंफेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, इन्फेक्शन शुरू में तो क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा, यानी कि कोरोनल पल्प या जो भी एरिया एक्सपोज हुआ है, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कोरोनल पल्प एक्सपोज हुआ है, तो ये जनरली कोरोनल पल्प ही होता है। ठीक है, तो ये मान लो वहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्शन लोकलाइज होगा कोरोनल पल्प में। ठीक है, फिर उसके बाद बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि पीएमएनस हो हमारे, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ये सब क्या होंगे, ये एक्टिवेट होंगे, और ये एक तरह से बैक्टीरिया को आगे बढ़ने से रोकेंगे, तो बैक्टीरिया को आगे नहीं जाने देंगे। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है। ये जो भी हमारे बॉडी के डिफेंस सेल्स हैं और आगे से बैक्टीरिया जो है वो आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। अब इन्फ्लेमेशन के मेन जो कार्डिनल साइंस हमने पढ़े थे, उसमें से एक होता है ट्यूमर, यानी कि स्वेलिंग। ठीक है, तो ट्यूमर का क्या मतलब है, पल्प को हमें, जो पल्प है हमारा वो स्वेल होने लगेगा। लेकिन अब पल्प स्वेल हो तो रहा है, पल्प की टेंडेंसी है मतलब स्वेल होने की, इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है, तो पल्प क्या होगा, स्वेल होने की कोशिश करेगा। लेकिन आसपास मैंने आपको क्या बताया था कि पल्प के आसपास है हार्ड डेंटिन, हार्ड डेंटिन उसको जगह ही नहीं देगा स्वेल होने की। ठीक है, तो स्वेल हो नहीं पाएगा, तो उसके लिए लेकिन पल्प को स्पेस मिलेगा नहीं, स्पेस नॉट गिवन बाय हार्ड डेंटिन, तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, अब क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाएगा, उसके वजह से पेन होता जाएगा। अब स्पेस मिल नहीं रहा, तो पल्प का धीरे धीरे नेक्रोसिस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यही था मेनली जो मैकेनिज्म है कि मान लो बैक्टीरिया आया, उसके बाद बॉडी के डिफेंस सेल एक्टिवेट हुए, फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन में ट्यूमर एक कार्डिनल साइन होता है। इसके अलावा रेडनेस हमें देखने को मिलेगी, वो सब तो जो कार्डिनल साइंस हमने देखे थे वो सब तो होते ही हैं। ठीक है, रूबर केलर और ट्यूमर डॉलर ये सब तो होंगे ही होंगे। ठीक है, फंक्शनली ये सब होगा। और ट्यूमर की वजह से क्या होगा, यहाँ पे पल्प को सेल होने की टेंडेंसी है कि, लेकिन पल्प सेल कर नहीं पाएगा, और पल्प सेल नहीं कर पा रहा तो उसके से पेन होगा, और पेन होगा उसके बाद पल्प का नेक्रोसिस होने लग जाएगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो स्टेजेस क्या होती है, स्टेजेस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक्यूट इन्फेक्शन होता है, इसमें क्या होगा, एक तो पस फॉर्मेशन होगा, फिर उस और साथ में इसमें सीवियर पेन होगा, फिर नर्व सेल की इरिटेशन होगी, और इससे आगे एब्सेस बन सकता है। अब ये तो हो गया एक्यूट इन्फेक्शन। अगर मान लो क्रॉनिक हो गया, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का केस हो गया, तो उसमें क्या होगा, पीएमएन जो होंगे वो बाद में रिप्लेस हो जाएंगे विद लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स, और फिर इसमें इन्फेक्शन लोकलाइज रहेगा फॉर लॉन्गर टाइम। लेकिन अगर मान लो बैक्टीरिया डीप पल्प में इन्वेजिनेट कर गया, अगर डीप पल्प तक पहुंच गया, तो फिर फ्लेयर अप हो सकता है, या फिर डेथ ऑफ पल्प या पल्प नेक्रोसिस हो सकता है, कंप्लीट नेक्रोसिस। और फिर स्टेज आती है क्रॉनिक एब्सेस फॉर्मेशन की। तो इसमें क्या होगा, ये स्लो प्रोग्रेशन होता है इसमें, और इसमें साइनस ट्रैक्ट बन सकता है। और फिर अगर मान लो पेरियोपाइकल इन्वॉल्वमेंट हो गई, यानी कि रूट के आसपास की इन्वॉल्वमेंट हो गई जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसमें क्या होगा, जो टॉक्सिन्स है मान लो वो पल्प से पहुंच जाएंगे एपेक्स में। अब वहाँ पे ग्रैनुलोमा बन सकता है या सिस्ट बन सकता है। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, अपाइकल पेरिडोंटाइटिस, और रेडियोग्राफ में हमें रेडियो लुसेंसी मिलेगी। ठीक है, अब डंडिनल वॉल्स में, डंडिनल जो ट्यूब्यूल्स है हमारी, उसमें क्या होगा, एक तो ब्रेकडाउन, ब्लड ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें,
यही सब प्लाज्मा सेल्स वगैरह, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स, बैक्टीरिया और फूड डेब्रिस, ये सब कलेक्ट होने लग जाएगा डेंटिनल ट्यूब्यूल्स में। ठीक है। और जनरली क्या होता है, फर्स्ट साइन जो है, फर्स्ट साइन ऑफ पल्प डेथ क्या होता है, टूथ डिस्कलरेशन। तो ये था मेनली बैक्टीरियल इंजरीज के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम मेनली बात करेंगे जो मेन टॉपिक है हमारे, बार बार मैं बता रहा हूँ, रिवर्सल वर्पाइटिस, इरिवर्सल वर्पाइटिस, उनके बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर बैक्टीरियल इंजरीज के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। तो आप साथ में नोट्स बनाते रहना और पढ़ते रहना। ठीक है, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर, मतलब एक तरह से मोटिवेशन मिल जाता है यार और लेक्चर बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू अगेन।